Hello friends, welcome back to my channel Study Chem. So in previous videos we have covered these topics so far: enzyme catalysis, plots, competitive inhibition fully and partially, non-competitive inhibition fully and partially. So as we all know that we have covered the derivation part of these topics. Okay, so what happened, sometimes in college exams there are certain questions on the theoretical part of these topics. So in this video we are going to cover the theoretical part of these topics. Okay, what is the theory behind enzyme catalysis, what is the theory behind competitive inhibition and non-competitive inhibition. Okay, एंजाइम कैटालिसिस में क्या होता है ना कि इट इज़ अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोसेस बाय अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड एंजाइम. ठीक है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज chemical reactions with which the enzyme generally catalysis occurs at localized site which is also called as active sites. Okay, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. तो एंजाइम कैटालिसिस में बेसिकली होता क्या है कि एंजाइम जो है ना वो एक मतलब पूरी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी उसका रेट को इंक्रीज़ कर देगा. ठीक है, अब रेट को इंक्रीज़ कैसे कर देगा, एंजाइम हमारा कैटालिसिस की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा. कैटालिसिस क्या करता है, एंजाइम की तरह वहाँ रिएक्शन में जाके उसका रेट इंक्रीज़ कर देता है कैटालिसिस, और खुद चेंज नहीं होता. कैटालिस्ट जो होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटालिसिस. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होता है कि एंजाइम जो है रिएक्शन की रेट को चेंज कर रहा है पर खुद चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, और ओके तो यहाँ पे यही पता है बस कि रेट प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है. और एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन्स पाए जाएंगे. ठीक है, और ये कैटालिसिस अगर कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इसको इन द केमिकल रिएक्शंस इन केमिस्ट्री, देन वी कैन कॉल इट एज अ कैटालिसिस एंड कैटलिस्ट. ठीक है, और बायोलॉजिकल मेथड्स में ये आ जाएगा एज एक्टिव साइट्स. मतलब जो एक्टिव साइट्स होते हैं वहाँ पर मेनली जाके अटैक करते हैं लोग. ठीक है, तो एक्टिव साइट्स उनको बोल देते हैं, तो ये वहाँ पे एक्ट करेंगे एज एन एंजाइम. ठीक है, तो ये हो गई इसकी फाइनल डेफिनेशन. अब इसके बाद हम इसका ना थ्योरी का मैकेनिज़्म पार्ट्स देखेंगे कि इसकी कैसे एंजाइम उस पर जाता है, कैसे एक्टिव साइट पे एक्ट करता है. ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना थ्योरी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. ये हमारा है फर्स्ट डायग्राम में एंजाइम है, ऊपर सबस्ट्रेट आ रहे हैं दो. ठीक है, अब जो सबस्ट्रेट आ रहे हैं वो एंजाइम में आके एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये जो हमारा खाली पोर्शन है वो हमारी एक्टिव साइट की तरह रिएक्ट कर रही है. ठीक है, तो एक्टिव साइट्स में आकर के सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगे. दोनों में फर्स्ट में येलो वाला आ रहा है, सेकंड में ब्लू वाला आ गया. देन जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों सबस्ट्रेट आपस में मिल जाएंगे. ठीक है, और जो बीच के जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो जब एडिशन हो रहा है सबस्ट्रेट का विद एंजाइम, ठीक है, एट एन एक्टिव साइट्स. ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, एक्टिव साइट्स पे हो रहा है. किसका हो रहा है, सबस्ट्रेट का हो रहा है. कहाँ पर हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स क्या बन के आ रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन के आ रहा है. किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइम की वजह से हो रहा है. और फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, एंजाइम हमारा एज इट इज़ वापस आ जाएगा. और जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा सबस्ट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो हमारा एज अ फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा. ये हमारा हो गया कि मैकेनिज़्म. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, इसको ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. फाइनली क्या होता है, हमारा फ्री एनर्जी होती है, रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट्स हम के बेसिस पे हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं. जब हमारा एंजाइम ऐड होता है रिएक्शन में तो हमारा सबस्ट्रेट का जो कैपेबिलिटी होती है ना उसके प्रोडक्ट बनाने की एंजाइम के साथ, तो वो हमारी बहुत इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है, देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो ग्राफ में देखो, जो सबस्ट्रेट के साथ हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बहुत कम लग रही है. ठीक है, थोड़ी सी ही एनर्जी में हमारा काम हो जाएगा, थोड़ी सी ही एनर्जी हमारे प्रोडक्ट बन के आ जाएगा. लेकिन हम अगर बिना एंजाइम के रिएक्शन को करवाते हैं तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मतलब बिना एंजाइम के बहुत टाइम लग जाएगा और काफ़ी सारे होते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस उसके. तो वही है,
तो हमारा जो एंजाइम के साथ जो हमारा रिएक्शन हो जाता है वो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। फ्री एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा बच जाती है, ठीक है। उसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी भी फ़ायदा हो रहा है, प्रोडक्ट भी जल्दी बन के आ जाएगा। ये होता है मेनली एंजाइम का काम। तो एंजाइम के बाद अब हम आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। ये पिक्चर से रिप्रेजेंट करा हुआ बहुत इजीली समझ आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन नाम से ही समझ आ रहा है कंपटीशन बहुत रहेगा इसमें, ठीक है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि इनहिबिटर जो हमारा होता है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है कि मैं पहले लगूंगा एंजाइम में जाके, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा ये हो जाता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इनहिबिटर जो है किसी और जगह पे लग जाता है, एक्टिव साइट्स पे डायरेक्टली आके नहीं लगता, किसी और जगह पे लग जाएगा। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। वो हाँ एक्टिव साइट्स पे आ ही नहीं रहा, तो क्या ही कंपटीशन रहेगा। सबस्ट्रेट डायरेक्टली आके एक्टिव साइट पे अटैक कर देता है और वहाँ पे अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक डिफरेंस कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में। कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव में ना, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों का जो शेप होता है इसमें डिफरेंस दिखाया हुआ है। दोनों का शेप जो होता है वो सेम आ जाता है, जिसकी वजह से भी उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। क्योंकि शेप सेम आ गया तो कोई भी लग सकता है ना, पहले इनहिबिटर लग जाता है उस पर, तो इसलिए वहाँ पे बहुत कंपटीशन रेज हो जाता है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, इसलिए कॉम्पिटिटिव हो जाता है वो। लेकिन ऐसा इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, उसमें शेप्स भी डिफरेंट हो जाती हैं एंड वहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं होता, इसलिए वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं उसको। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके बाद हम थ्योरेटिकल इसका डिफरेंस पढ़ लेंगे, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, लिखने के लिए आ जाता है। ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बता दिया, इसका डिफरेंस अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कि इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर क्वाइट सिमिलर। वही किस इनहिबिटर का जो शेप होगा और सबस्ट्रेट का जो शेप होगा वो सिमिलर से हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन रेज हो जाता है। वाइल we can see that in non-competitive inhibition, in this type of inhibition the chemical structure and shape of substrate and inhibitor are different, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई कंपटीशन रेज नहीं होता और इनका कंपटीशन ही रेज नहीं होगा, तो इस चीज़ की वजह से इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बोल देते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देख सकते हैं, इन दिस इनहिबिटर्स बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, ठीक है। ये डायरेक्टली जाके या तो इनहिबिटर फटाफट से जाके वहाँ पे एक्टिव साइट्स में बाइंड कर जाता है, सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रेज हो जाता है ना इस वजह से। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इनहिबिटर बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट्स वो होती हैं जो एक्टिव साइट्स के अलावा जो साइट्स प्रेजेंट होती हैं एंजाइम्स पे, उनको बोलते हैं एलोस्टेटिक साइट्स, ठीक है। तो इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो सबस्ट्रेट होगा वो डायरेक्टली जाके एक्टिव साइट्स पे अटैक कर देता है और इनहिबिटर जो होगा वो एलोस्टेटिक साइट्स पे जाके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई कंपटीशन रेज नहीं हो पाता, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, हियर इनहिबिटर डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे जो एक्टिव साइट्स हमारी है वहाँ पे कोई उसका शेप चेंज नहीं होगा। वाइल in non-competitive inhibitor shape changes, ओके। इनहिबिटर का जो शेप होता है वो चेंज होता आता है ऑफ एक्टिव साइट्स एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इनहिबिटर एक्टिव साइट्स पे जाके अटैक कर देगा, ठीक है, तो उसका जो शेप होगा वो चेंज कर देगा, एक्टिव साइट की एंजाइम पे जो एक्टिव साइट्स होती है उसकी शेप चेंज कर देगा। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव में है, इफ़ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज़ इंक्रीज्ड दैन द इनहिबिशन रेट इज़ डिक्रीज। अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है तो हमारी इनहिबिशन कम हो जाएगी। क्यों? अगर हमारा इक्वल पार्ट्स में रहेगा तो काफ़ी सारा कंपटीशन वो रेज हो जाएगा, लेकिन अगर इनहिबिशन हमारा कम रहेगा, इनहिबिटर कम है, कंपटीशन ही नहीं है, तो हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे यही होगा ना, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो इनहिबिटर का तो कोई काम ही नहीं रहेगा, ठीक है। कंपटीशन ही थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी थोड़ा मतलब डगमगा सा जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कंपटीशन ही रेज नहीं हो रहा है। इसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि नो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन
इज़ ऑन द इनहिबिशन रेट ऑफ एंजाइम। यहाँ पे जब कंपटीशन ही नहीं है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ाएं, घटाएं या कम ज़्यादा करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनहिबिटर के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। कॉम्पिटिटिव में तो हमारा है, ठीक है। अब उसमें देखना है हमें कौन पहले लगेगा, पहले जाके इनहिबिटर लगेगा या फिर सबस्ट्रेट लगेगा, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारा भाई बहुत रश है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कंपटीशन है, तो कंसंट्रेशन से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एग्जांपल है डिहाइड्रोजिनेज सबस्ट्रेट इज़ इनहिबिटेड बाय मैलोनेट इनहिबिटर। ये बायोलॉजी का एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सबस्ट्रेट है उसको कौन इनहिबिट करता है? मैलोनेट इनहिबिटर। इसका जो इनहिबिटर है वो मैलोनेट इनहिबिटर है, वो उसको जाने ही नहीं देता वहाँ पे एक्टिव साइट्स पे एंजाइम की, वो खुद जाके लग जाता है, ठीक है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है? पायरुवेट काइनेज इज़ इनहिबिटेड बाय एनालिन इनहिबिटर। अब पायरुवेट काइनेज क्या है कि सबस्ट्रेट तो ठीक है, पायरुवेट काइनेज है, पर एलानिन इनहिबिटर ऐसा इनहिबिटर है ना जो एलोस्टेरिक साइट्स पे जाके अटैच हो जाता है एंजाइम की, तो वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पायरुवेट काइनेज जाके अपना आराम से वहाँ पे जाके एक्टिव साइट्स पे जाके बैठ जाता है एंजाइम्स की। तो ठीक है भैया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया, कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, यहाँ पे कवर कर लिया मैंने। एंजाइम कैटलिस्ट का थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका डेरिवेशन पार्ट का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। अगर इसकी डेरिवेशन चाहिए आपको, वो देख लेना वहाँ से। और आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसके अलावा कोई टॉपिक आपको मेरे से कराना हो तो पर्सनली आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।